फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी हीटर या फिर जलती हुई फायरप्लेस के जस्ट थोड़ा ऊपर चीज़ों को फ्लिकरिंग करते हुए देखा है? या आपको कभी कभी लगा हो कि चीज़ें हमें पिघलती हुई नज़र आ रही हैं? तो ऐसा क्यों होता है? वेल, इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप कहेंगे कि किसी जलती हुई आग या किसी जलते हुए हीटर के आसपास तो एक ही मीडियम रहता है, जैसे कि एयर। और रिफ्रैक्शन के लिए कम से कम दो मीडियम्स चाहिए जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हों। वेल, सही है ये बात। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एयर फायर या फिर हीटर के ऊपर होती है वो आसपास की एयर के मुकाबले थोड़ी गर्म होती है, यानी उसके अंदर हीट होगी। और कॉन्वेक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से हॉट एयर हमेशा कूल एयर से हल्की होती है, यानी कि वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये लेस डेंसर या फिर रेयरर बन जाती है, यानी कि जो गर्म हवा होती है, जो हॉट एयर होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है बजाय के कूल एयर के। और जब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ गया चेंज, तो इसका मतलब जो लाइट है वो हमें बेंड होती हुई नजर आती है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये जो गर्म हवा होती है, हॉट एयर होती है, इसके अंदर जो टेम्परेचर का चेंज है ये बहुत देर तक नहीं रहता है, यानी कि स्टेशनरी नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। यानी कि गर्म हुई हवा और थोड़ी देर के बाद वो ठंडी हो गई, तो इसका मतलब इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार चेंज हो रहा है। और लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज की वजह से इसके अंदर जो लाइट है वो फ्लिकर करती हुई नजर आती है, फ्लिकरिंग करती हुई नजर आती है, फिर वेवरिंग करती हुई भी नजर आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लिकरिंग या वेवरिंग इज एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वेल, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और नोटिसेबल इफेक्ट है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, जो कि हमें रोज़ की ज़िंदगी में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सनराइज़ होता होता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से सनसेट होने के बाद भी हमें सन आसमान में नज़र आता है, जिसका नॉर्मल टाइम पीरियड 2 मिनट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास आपकी पृथ्वी है, जो कि हमें पता है कि वेस्ट टू ईस्ट यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है कुछ इस तरीके से। अब हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए क्या है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा यानी कि इस डायरेक्शन में इसको कंसिडर कर लिया और यहाँ से यहाँ ये घूमेगी, और यहाँ पे खड़ा कर देते हैं हम लोग एक ऑब्जर्वर, और यहाँ पे होगा सन जहाँ से सनलाइट आएगी। ठीक है, ये ऑब्जर्व करेगा कि सनलाइट आएगी और सन हमें कहाँ नजर आएगा। हमें पता है कि यहाँ से बिल्कुल सीधी चलती हुई आएगी सनलाइट। ठीक है, और हमें पता है कि पृथ्वी के बाहर जो है एटमॉस्फेयर की बहुत सारी परतें होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हो जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं, कई सारी गैसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को बनाए रखती हैं। अब जैसे ही सनलाइट वैक्यूम से इनके अंदर इस लेयर्स के अंदर जब एंटर होगी, वहीं पे इसका रिफ्रैक्शन चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी गैसेस का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इनकी स्टेट्स अलग अलग होती हैं। राइट, स्टेट से मेरा मतलब है टेम्परेचर और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेट तो हालांकि एक ही है, गैसेस हैं सारी की सारी, लेकिन और भी बहुत सी परतें देखने को मिलती हैं। तो उसमें से जब ये गुजरेगी तो ये बहुत सारी लेयर से रिफ्रैक्शन करती हुई इस ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुड़ती हुई यहाँ तक पहुंची है, और हमें पता है कि आंखें जो होती हैं, आंखों को पता नहीं होता है कि कितना रिफ्रैक्शन या फिर कितना रिफ्लेक्शन करके लाइट आई है। वो तो बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है, यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है इसकी आंखों के हिसाब से यहाँ पे इमेजिनरी तौर पे सूरज से यहाँ नजर आएगा। पीछे की तरफ खींच देंगे लाइन को, जैसा कि हम लोगों ने मिरर्स के अंदर किया था। तो इसका मतलब सूरज है यहाँ पे, लाइट आ यहाँ से रही है, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये मुड़ गई और उसने क्या किया, बिल्कुल सीधा कंसिडर कर लिया सूरज को। तो इसका मतलब सूरज की जो वर्चुअल इमेज है वो उसे थोड़ी सी हाई ऊपर की तरफ नजर आई, एंड दैट इज द रियल रीजन फॉर अर्ली सनराइज। और यही चीज़ जो आपको देखने को मिलती है सनसेट के टाइम पे, डिले सनसेट के टाइम पे, यानी कि सूरज डूब चुका होता है लेकिन उसकी सन की जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट करके पहुंचती है ऑब्जर्वर की आंखों में, और वो उसे यहाँ पर यानी कि अभी भी आसमान के अंदर कंसिडर करता है। तो ये 2 मिनट का जो फ़र्क आता है वो कुछ कैलकुलेशंस की वजह से आता है कि एग्जैक्टली कितना इसका रिफ्रैक्शन हुआ, कितने एंगल से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, कहाँ कहाँ इसका रिफ्रैक्शन हुआ, और इसका जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो एनवायरमेंटलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है दूसरा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। इसी तरीके से एक और इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसके बारे में आप बहुत बार सुन चुके होंगे कि जो स्टार्स होते हैं उनमें से स्टार लाइट निकलती है, जो कि चलती हुई आती है अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर के पास, बट अर्थ के अंदर घुसने से पहले वो एटमॉस्फेयर से टकराती है, जहाँ पर उसकी होती है बहुत सारी रिफ्रैक्शन, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो ऑब्जर्वर को थोड़ा ऊपर हायर नज़र आता है। लेकिन एक बात बताइए कि जो हमारा स्टार है हमें हायर क्यों नज़र आ रहा है? वेल, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो जितनी भी परतें होती है और जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है बजाय के वैक्यूम के। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब नॉर्मल की तरफ झुक रही है तो एक बार इसको रिवर्स सोच के देखिए कि ऑब्जर्वर से लाइट जाएगी तो ऑफकोर्स ये जो है नॉर्मल से दूरी हटेगी, क्योंकि देखिए जब स्टार से स्टारलाइट अंदर घुस रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है, लेकिन अब वो जब अर्थ से निकलेगी तो नॉर्मल से दूरी तो हटेगी।
अब दूर हटेगी तो मतलब स्टार के ऊपर हमें ये चीज़ नज़र आएगी, मतलब थोड़ा हायर, थोड़ा ऊपर की तरफ नज़र आएगा कि यहाँ पर स्टार है एक्चुअली। ठीक है, वैसे तो ये भी बात एक सही है कि हमें कई सारे स्टार्स तो ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने के बाद दिन नज़र आते हैं, मतलब उनकी जो लाइट है वो अब जा कर के आप तक पहुँची है, वो एक अलग केस होता है। तो आप मुझसे यहाँ पर कहेंगे कि ये ट्विंकलिंग का क्या कारण है, मतलब उसके कभी कभी हमें स्टार बहुत ब्राइट नज़र आते हैं और कभी कभी स्टार्स जो है हमें थोड़े से कम ब्राइट नज़र आते हैं, उसका क्या कारण है? वेल, आप ऐसा सोच के देखिए कि आप अर्थ पे हैं और आपके आसपास एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है। वो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स में क्या है? हीट है। अब उस हीट के आर पार, मतलब उस हीट के पार आप किसी चीज़ को देखोगे तो वो आपको फ्लिकर करती हुई तो नजर आएगी। जैसा बिल्कुल आग पे होता है, मतलब आग के ऊपर जैसा मैंने कहा था चीज़ें फ्लिकर करती हुई नजर आती हैं, वैसे ही जितने भी जो स्टार्स हैं वो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बाहर हैं और हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर हैं। तो ये बीच का जो सिस्टम है हमें उसे फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है, मतलब एक्चुअली फ्लिकर नहीं कर रहे, वो एक्चुअली अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो स्टेशनरी हैं, लेकिन फ्लिकर करते हुए नजर आती है लाइट इन सब हीट की वजह से। ऐसा समझ लीजिए कि इसके हमारे आसपास हीट फैली हुई है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा तीसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना। और यहाँ पर मैं आपको एक और फिनोमेना से अवगत करवाना चाहता हूँ, वो है अपेरेंट डेप्थ। यानी कि ऐसा होता है कि बहुत बार जब आप किसी पॉन्ड में, किसी नदी में, किसी तालाब में देखते हो तो उसका जो बेस होता है, उसका जो नीचे वाला जो ज़मीन होती है वो आपको ऊपर नज़र आती है थोड़ी सी, यानी कि उसकी जो डेप्थ होती है वो होती ज़्यादा है लेकिन आपको वो डेप्थ ऊपर अपेरेंट होती नज़र आती है। जैसे कि सन आपको ऊपर अपेरेंट होता हुआ नज़र आता है ना, इसी तरीके से ये अपेरेंट हो जाती है ऊपर की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है? वेल, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैथ समय लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर का पॉन्ड है या फिर वाटर का एक भरा हुआ एक बहुत बड़ा सा बर्तन है या बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और इसके बेस पे एक बहुत छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसे हमें ऊपर से देखना है, मतलब बाहर से देखना है, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एक ऑब्जर्वर। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ देखने के लिए एटलीस्ट 2 रूल्स हमारा लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो 2 रूल्स कैसे लगाएंगे कि पहले रूल में तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रे जो है वो नॉर्मल से गई और नॉर्मल से ही वापस आ गई, मतलब उस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सीधा गई और सीधा वापस आ गई, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जो लाइट रे निकलेगी वो दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगी और हमें पता है कि वाटर से एयर में जा रही है तो ऑफकोर्स ये नॉर्मल से दूर हटेगी, तो मतलब इस तरीके से नॉर्मल से ये दूर हट गई। ठीक है, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया है, ये नॉर्मल एन है ही। ठीक है, मान लिया। और यहाँ पे ये जो बाहर निकली है तो ये वाला जो एंगल होगा वो उसका इंसिडेंस एंगल होगा आई, और बाहर निकली है तो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा आर। ठीक है, अब ऑब्जर्वर इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये जो है इसको की रियल लाइट तो देखेगा नहीं, ये वाली लाइट मतलब नॉर्मल वाली लाइट तो सीधे सीधी जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, लेकिन इस वाली लाइट में वो क्या करेगा, इस लाइट को पीछे की तरफ वर्चुअली आगे बढ़ाएगा और यहाँ पर कहीं इसका इंटरसेक्शन इसको पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर ये समझेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट जो नीचे पड़ा है वो एक्चुअली यहाँ पड़ा है। आप समझ पा रहे हैं उसने क्या किया कि इस लाइट को वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाया और जहाँ उसे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसने इमेज को मान लिया कि ये इमेज यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये जो आपका पूरा जो पॉइंट है इसकी जो रियल डेप्थ तो ये है ए ओ है, लेकिन इसकी जो वर्चुअल डेप्थ है, जो अपेरेंट डेप्थ है, वो ए आई है। वैसे अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल टर्म्स भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एक फॉर्मूला निकलेगा जिससे कि आप एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर किसी मीडियम के उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं द रियल लाइफ फिनोमिनास ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आई होप आपको ये 4 फिनोमिना समझ में आए होंगे। पहला फिनोमिना क्या था, हमें जो आग होती है उसके ऊपर चीज़ें फ्लिकर करती हुई नजर आती हैं, फ्लिकर करती हुई। ठीक है, दूसरे में हम लोगों ने अर्ली सनराइज और डिले सनसेट देखा, तीसरे में हम लोगों ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा और चौथे में हम लोगों ने अपेरेंट या फिर वर्चुअल डेप्थ देखी चीज़ों की। ठीक है, तो अब आप लोग कहीं पे भी ऐसी चीज़ देखें, लाइट की बेंडिंग देखें, तो तुरंत पहचान लें कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। और भी बहुत से फिनोमेना है। आगे हम लोग बात करेंगे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डबल रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसको आप लोग कहते हैं द प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, या फिर उसको डिस्पर्सन भी कहते हैं, जहाँ पे लाइट जो है वो 7 रंगों में टूटती है, दूसरी भाषा में द फॉर्मिंग ऑफ रेनबो। राइट, तो फ्रेंड्स हम लोग उसके बारे में अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चारों फिनोमेना समझ में आए होंगे और आप और भी बहुत सारे फिनोमेनास अपने आसपास देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेरी दिखती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, फिर उससे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।